इस वीडियो के अंदर मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ बैटल थ्रू द एवन सीजन 5 के एपिसोड 67 को, जो कि एक नोवेल बेस्ड एक्सप्लेनेशन होगा। और जैसे कि अपने लास्ट एपिसोड के अंदर देखा था कि जिया ने प्रॉमिस कर दिया था कि वो लिटिल फेरी डॉक्टर की पॉइजन को कंट्रोल करना सिखाएगा उसे। इस वजह से लिटिल फेरी डॉक्टर तीनों एम्पायर की सेना को पीछे हटने के लिए बोल देती है और वहाँ से चली जाती है। और साथ ही जियान को एक जगह के बारे में बता जाती है कि जहाँ पर वो मिलेगी उससे। और जियान क्वीन मेडुसा को लेकर जीमा एम्पायर की बॉर्डर पे आ जाता है, जहाँ पर वो सभी लोगों को बताता है कि एक साल से चल रही फाइट आज यहाँ पे खत्म होती है और इस एक साल के अंदर जीमा एम्पायर ने काफी कुछ सहा है। तो ऐसे पर बोलते हैं हमारे लिए इतनी ज्यादा बुरी भी नहीं रही है, क्योंकि जब ये बात बाकी के एम्पायर को पता चलेगी कि जिम एम्पायर ने 3 बड़े एम्पायर को हराया है अकेले, तो हमारे जिम एम्पायर की नॉर्दर्न वेस्ट रीजन के अंदर इज्जत काफी ज्यादा बढ़ जाएगी। जैसे लेकिन सभी के फेस पे एक स्माइल आ जाती। तभी जैन क्वीन मेडुसा की तरफ देखता है और बोलता है तुम्हारे लिए भी ये साल काफी ज्यादा हार्ड रहा होगा, क्योंकि तुम्हें काफी कुछ सहना पड़ा होगा। और ये सुन के क्वीन मेडुसा मुंह बनाती हुई बोलती है मुझे तो ये बात बिल्कुल भी समझ में नहीं आती कि तुम्हारी हर जगह कोई ना कोई रिश्तेदारी निकल ही आती है। और ऐसा क्वीन मेडुसा इसलिए बोल रही होती है क्योंकि वो लिटिल फेरी डॉक्टर से जेलस हो रही थी। तो जियान बोलता है ऐसा कुछ भी नहीं, वो तो बस मेरी एक अच्छी दोस्त है और मैंने कभी उम्मीद भी नहीं की थी वो मुझे इस तरीके से मिलेगी। क्वीन मेडुसा इस बात पे कोई भी रिप्लाई नहीं देती और अपना मुंह बनाए खड़ी रहती है। और यहाँ पे जिमा एम्पायर की वॉरियर अभी के लिए काफी ज्यादा खुश थे। और इसी के साथ सीन चेंज होकर एक हॉल के ऊपर आ जाता है, जहाँ पर जियान के साथ बाकी के यान अलायंस के सभी बड़े लोग बैठे हुए होते हैं। तभी जियान आइस एम्पायर से पूछता है इस एक साल के अंदर कोई भी होलो सोल का बंदा अपीयर हुआ है जिमा एम्पायर के अंदर की नहीं। तो ये सुन के आइस एम्पायर बोलते बिल्कुल भी नहीं। जैसे देखे जियान को काफी ज्यादा रिलैक्स फील होता है और अपने मन में बोलता है लगता है कि होलो सोल के पास मेरे अलावा भी काफी बड़े बड़े मैटर होंगे। और ये बात भी सत्य है कि जो मेरे पास 2C एम्परर जेट का पीस है उसमें वो लोग तो काफी ज्यादा इंटरेस्टेड है। इस वजह से जरूर एक ना एक दिन वो मेरे ऊपर हमला करेगा। और फिर जिन आइस एम्पर को देखता है और बोलता है वाह आइस एम्पर, आप तो डाउ वांग की पीक के वॉरियर बन चुके हो और इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि आप बहुत ही जल्दी डाउ जोंग में अपग्रेड करने वाले हो। ये सुन देखकर आइस एम्पर उदास हो जाते और बोलते हैं ये इतना आसान भी नहीं होने वाला, क्योंकि जैसा कि तुम जानते ही हो सैंड एम्पर को डाउ वांग की पीक पे पहुंचे हुए कितने साल बीत चुके हैं और वो अभी तक डाउ जोंग में अपग्रेड नहीं कर पाए हैं, इसलिए मुझे भी काफी ज्यादा टाइम लगने वाला है। फिर जियान अपने भाई जेडिंग से पूछता है यान अलायंस के बारे में। तो ये सुन के जेडिंग बोलता है कि अब हमारा जो यान अलायंस है अब वो काफी ज्यादा बड़ा हो चुका है, अब वो जिमा एम्पायर की हर एक सिटी के अंदर पहुंच चुका है और साथ ही छोटे मोटे हर क्लैन ने भी ज्वाइन कर लिया यान अलायंस को। और साथ ही अब हमारे यान अलायंस के अंदर 14 डाउ विंग लेवल की वॉरियर है और 10 डाउ वांग लेवल की वॉरियर है। इस वजह से अब पूरे जिमा एम्पायर के अंदर बस एक ही नाम चलता है यान अलायंस। ये सब सुन के जियान बोलता है कि अब हमारा यान अलायंस तो मिस्टी क्लाउड से भी ज्यादा पावरफुल हो चुका है। तो ये सुन के जेडी बोलता है बिल्कुल, क्योंकि अब हम लोग बिजनेस में भी काफी ज्यादा आगे आ चुके हैं। और साथ ही अब हमारे पास एक मेडिकल हॉल भी है जिसके अंदर काफी सारे एल्केमिस्ट है और उन्हीं की वजह से हम लोग एक साल तक फाइट कर पाए उन तीनों एम्पायर से, क्योंकि हम लोग टाइम टू टाइम अपने वॉरियर को हील कर पा रहे थे। ये सब सुन के जन काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं और पूछता है कि हमारी जीव फैमिली के लोग कैसे हैं। तो जेडी बोलता है अगर तुम्हारे जैसा हमारा सेक्ट लीडर हो तो फिर उस फैमिली के ऊपर कोई भी प्रॉब्लम आ सकती है। ये सुन के जन समझ जाते हैं और जेडिंग से बोलते हैं तो फिर जायू और जाओमी को लेटर भिजवाकर उनको भी वापस बुला लो अब, क्योंकि अब जीव फैमिली की सभी चीजें नॉर्मल हो चुकी है, इस वजह से हम लोग उनको प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो जेडिंग बोलता है ठीक है मैं उन्हें मैसेज भिजवा दूंगा। और फिर जिन खड़ा हो जाता है और फिर सभी लोगों से बोलता है तो जैसा कि अब ये फाइट खत्म हो चुकी है, इस वजह से मेरा यहाँ पे रुकने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि आप लोग बहुत ही अच्छे से अलायंस को संभाल सकते हो। और वहाँ से जाने लगता है। ये सब देखकर आइस एम्पर और सैंडर बोलते वाह क्या ही लीडर है, इससे कोई फर्क ही नहीं पड़ता यान अलायंस से, क्या ही लल्लू लीडर बना रखा है हम लोगों ने, क्योंकि इसके एक दिन भी पैर नहीं टिकता यान अलायंस के अंदर। और फिर सीन चेंज होकर एक पहाड़ के ऊपर आ जाता है जहाँ पर जियान खड़ा होता है और एक पेड़ से टिकी हुई खड़ी हुई होती है क्वीन मेडुसा। तभी क्वीन मेडुसा बोलती है वो पॉइजन सेक्ट लीडर अभी तक नहीं आई, क्योंकि बस वो तुम्हारा काट रही थी। तो इस थोड़ी गुस्से में बोलता मैंने तुमसे पहले ही मना किया था कि मेरे साथ आने की जरूरत नहीं है तुम्हें, पर तुम्हें तो उसके ऊपर रत्ती भर भी ट्रस्ट नहीं है, क्योंकि तुम्हें लगता है कहीं वो मुझे अकेले देख के मार ना डाले। तो इनकी क्वीन मेडुसा बोलती है इसमें गलत क्या है, क्योंकि जब वो तुम्हें अकेले देखेगी तो वो बहुत ही आसानी से तुम्हें मार डालेगी और फिर उसके बाद जिमा एम्पायर के ऊपर हमला कर देगी और मैं अकेले उसे नहीं रोक पाऊंगी और वो बहुत ही आसानी से जिमा एम्पायर के ऊपर कब्जा कर लेगी। और जियन कुछ बोलता पर तभी वहाँ पे आ जाती है लिटिल फेरी डॉक्टर, जिसे देखते जियन काफी खुश हो जाता है और एक स्माइल के साथ बोलता है कि फाइनली तुम आ गई। उन तीनों एम्पायर की सेना को एकदम से पीछे हटाने की वजह से मुझ पे काफी सारे लोगों ने काफी सारे इल्जाम लगाए। तो ये देखिए जियन का फेस थोड़ा सा उतर जाता है और बोलता है क्या वो तीनों एम्पायर अभी भी हार मानने के लिए तैयार नहीं है। तो लिटिल फेरी डॉक्टर बोलती है कि मैं पॉइजन सेक्ट की लीडर हूँ, इस वजह से पॉइजन सेक्ट और चुयन एम्पायर तो पीछे हट चुके हैं, क्योंकि मैं जो ऑर्डर दूंगी उन लोगों को वही मानना पड़ेगा। और वो बाकी के दोनों सेक्टर उनको अभी भी चुनचुनी काट रहे हैं, क्योंकि वो काफी टाइम से जिम एम्पायर को कब्जा करने की सोच रहे हैं, इसलिए वो अभी के लिए कुछ ना कुछ तो जरूर करेंगे जिम एम्पायर के ऊपर कब्जा करने के लिए, भले ही मैं पीछे हट गई हूँ। तो इनके जन बोलते उन दोनों एम्पायर में अब इतनी ज्यादा दम बची होगी जो मेरा सामना कर पाए, क्योंकि मैंने गॉड जीसस सेक्ट के यान वूटान को बुरी तरीके से मारा और साथ ही मुंह वैली के भी एल्ड्रो को बुरी तरीके से मारा। जैसे उनकी लिटिल फेरी डॉक्टर बोलती है तुमको शायद आईडी नहीं, उनके पास जो सेना वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल उन लोगों के कंपैरिजन में, भले तुमने यान वूटन और मुंह वैली की एल्ड्रो को हरा दिया हो, पर उनका इलाज करने के लिए उनके पास काफी अच्छे एल्केमिस्ट है, इस वजह से वो बहुत ही जल्दी पूरी तरीके से सही हो जाएंगे। और साथ ही मुझे कुछ न्यूज भी मिली है जब वो दोनों ठीक हो जाएंगे तब वो दोनों एम्पायर फिर से मिलकर जिम एम्पायर के ऊपर हमला करेंगे। जैसे जन फिर से टेंशन में आ जाता है, क्योंकि जिम एम्पायर फिर से एक बड़े वॉर में बढ़ जाएगा। तो इस इनकी क्वीन मेडुसा बोलते हैं उन दोनों एम्पायर की जो असली पावर है वो गॉड जीसस सेक्ट का यान वोटान और वो मुंह वैली के तीनों एल्डर है,
और अगर उन दोनों ही को मार दिया जाए तो उन दोनों एम्पायर की जो पावर वो पूरी तरीके से खत्म हो जाएगी और वो दोनों एम्पायर कभी भी आंख उठाकर नहीं देखेंगे जिम एम्पायर की तरफ। ये सुनते ही जियान बोलता है काइलिन तो बिल्कुल सही बोल रही है और हमारे पास अभी तो एक अपॉर्चुनिटी भी है क्योंकि यान वोटन और वो तीनों मू वैली के एल्डर अभी काफी ज्यादा इंजर्ड है और इसलिए इन दोनों का पत्ता काटना ही सही रहेगा क्योंकि ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। और ये ओल्किजन शक भरी नजरों के साथ लिटिल फेट डॉक्टर को देखने लगता है क्योंकि इस प्लान के बीच में अगर लिटिल फेट डॉक्टर आ जाती है तो उसका जो प्लान है वो धरा का धरा रह जाएगा। और फिर लिटिल फेट डॉक्टर जियान को इस तरीके से देखते कर सोच विचार में पड़ जाती है पर तभी केन मिडुसा अपनी देखी को बाहर निकालती और लिटिल फेट डॉक्टर के सामने आ जाती है और बोलती है ये लड़की यहाँ से जाकर उन लोगों को बताए हमारे प्लान के बारे में, इससे अच्छा मैं इसको यहाँ से जाने नहीं दूंगी। जैसे देखकर लिटिल फेट डॉक्टर भी भड़क जाती है और अपनी देखी को बाहर निकाल लेती है और बोलती है तुम्हारे अंदर इतनी ज्यादा दम है जो मुझे यहाँ से जाने से रोक पाओ। तो केन मिडुसा बोलती है आगे चेक क्यों नहीं कर लेती किसमें कितनी दम है वो मैं तुम्हें बता दूंगी। और जब इन दोनों को इस तरीके से लड़ते हुए देखते तो अपना सर पकड़ लेता और बोलता अरे यार क्या मुसीबत इन दोनों की। और फिर लिटिल फेट डॉक्टर के पास जाता और उसका हाथ पकड़ती बोलता तुम दोनों शांत हो जाओ बहुत हुआ तुम दोनों का। और फिर लिटिल फेट डॉक्टर से बोलता ये अलायंस को मैंने बनाया है और वो यान वूटन और वो मूवेली की एल्डर वो मेरी यान अलायंस के लिए एक बहुत ही बड़ा खतरा है, इस वजह से मैं किसी भी कीमत पर उनको मार कर ही रहूंगा। तो इस उनके लिटिल फेट डॉक्टर बोलती ठीक है तुम्हें जैसा सही लगे क्योंकि वैसे भी वो मुझे कुछ खास पसंद नहीं है। जब से मैं इन लोगों के साथ जुड़ी तब से इन लोगों ने मेरे को कुछ खास ज्यादा इज्जत नहीं दी है और हमेशा मुझ पर डाउट किया है, इसलिए तुम इन्हें मानना चाहते हो तो फिर तुम मार सकते हो। ये सुनते जियान के चेहरे पे स्माइल आ जाती है और बोलते तुम तो मेरी पुरानी वाली लिटिल फेट डॉक्टर हो। और यहाँ पे केन मिडुसा भी लिटिल फेट डॉक्टर का जवाब सुनती कर वहाँ से हट जाती और बोलती कि आज तुम्हारी किस्मत अच्छी थी जो तुम मेरे हाथों से बच गई। पर लिटिल फेट डॉक्टर इस बात को इग्नोर कर देती और जियान से बोलती है अभी तीनों एम्पायर की जो सेना वो मेरे चुएन एम्पायर के बॉर्डर पे है और उन्हीं के साथ यान वूटन और वो तीनों मूवेली के एल्डर जो कि अभी के लिए काफी जख्मी है पर अभी के लिए उन लोगों की रक्षा करने के लिए वहाँ पे तीनों एम्पायर की फौज खड़ी हुई है। इस वजह से उनका जो डिफेंस और सिक्योरिटी वो बहुत ही ज्यादा टाइट है, इसलिए उनको मारना बहुत ही ज्यादा मुश्किल होगा अभी के लिए। तो इस उनके जियान बोलता है तुम इस बात की बिल्कुल भी टेंशन मत लो ये सब मैं संभाल लूंगा। तो इस उनके लिटिल फेट डॉक्टर बोलती है तो फिर ठीक है मैं अपने पॉइजन सेट के जो वॉरियर उनको वहाँ से हटा लूंगी और उन लोगों से ये बोल दूं कि मैं अपनी इंजरीज को हिल करने के लिए जा रही हूँ और तब तुम आकर कुछ भी कर सकते हो वहाँ पर। बस एक बात का ध्यान रखना कि तुम वहाँ पे पकड़े ना जाओ क्योंकि अगर तुम पकड़े जाती और ये बात लीक हो जाती कि मैंने तुम्हारी मदद की है तो मेरे पॉइजन सेट की काफी ज्यादा बेइज्जती होगी पूरे समाज में। तो ये सुनते एक स्माइल के साथ बोलता है तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो ऐसा कुछ भी नहीं होगा। तो ये सुनते लिटिल फेट डॉक्टर के फेस पे एक स्माइल आ जाती है और जियान से बोलती है तो जैसा कि तुमने बोला था कि तुम मेरी बुल पॉइजन बॉडी को कंट्रोल करना मुझे सिखाओगे पर तुम ये कैसे करोगे उसके बारे में तो मुझे कुछ बता सकते हो। ये सुनते जिन अपनी स्पेस स्टोरिंग से एक स्क्रॉल को बाहर निकालता और लिटिल फेट डॉक्टर को देते हुए बोलता है तुम्हारी बुल पॉइजन को कंट्रोल करने की जो मेथड है वो इसके अंदर लिखी हुई है पर जो इंग्रेडिएंटों की जरूरत पड़ेगी वो बहुत ही ज्यादा मुश्किल है मिलना। और यहाँ पे लिटिल फेट डॉक्टर उस स्क्रॉल को खोल लेती और उसके अंदर पढ़ने लगती जहाँ पर मास्टर ने लिखा था जो पॉइजन बॉडी होती है वो अपने आप को जिंदा रखने के लिए बाहर से पॉइजन को कंज्यूम करती है और अगर वो पॉइजन को कंज्यूम ना करे तो वो मारी जाएगी। और जब वो पॉइजन बॉडी सालों साल तक पॉइजन कंज्यूम करने लगती है इस वजह से उसकी बॉडी के अंदर काफी ज्यादा पॉइजन हो जाता है और फिर वो पॉइजन उसकी बॉडी से बाहर निकलने लगता है। और फिर एक दिन ऐसा आता है जब वो पॉइजन आउट ऑफ द कंट्रोल हो जाता है तो उससे हजारों किलोमीटर तक लोग मारे जाते हैं। और साथ ही ये बॉडी हर किसी के पास नहीं होती, हजारों लाखों लोगों में से एक के पास होती है क्योंकि ये बॉडी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती है क्योंकि ये बनती है नेचुरल एनर्जी से और इसे कंट्रोल करना उतनी ज्यादा मुश्किल होता है पर इसे कंट्रोल किया जा सकता है पिल पॉइजनिंग मेथड से जिसके लिए पॉइजन पिल को खाना होता है और वो पिल पूरे बॉडी का पॉइजन को कंज्यूम कर लेती है। पर उस पिल को बनाना इतना ज्यादा आसान भी नहीं क्योंकि उसके लिए जो इंग्रेडिएंटों की जरूरत पड़ती है वो बहुत ही ज्यादा रेयर है जिसमें से जो सबसे पहली चीज है वो है 3 हेवनली फ्लेम और दूसरी चीज है 7th रैंक का मॉन्स्टर का कोर और वो भी एक पॉइजन स्कॉर्पियन का और तीसरी चीज है बुद्धिस्टार्ट बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन सलाइवा। और जब लिटिल फेट डॉक्टर इन सभी को सुनती है तो एकदम से शॉक हो जाती है क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा रेयर थी और बोलती है इनमें से जो पहली चीज है हेवनली फ्लेम वो मिलना ही बहुत ही ज्यादा मुश्किल है, पूरे द्वीपीय कॉन्टिनेंट के अंदर बहुत ही ज्यादा कम हेवनली फ्लेम पाई जाती है और अगर किसी एल्केमिस्ट के पास एक ही होती है तो वो ही बहुत ही बड़ी तोप मानी जाती है। और यहाँ पर तो हमें 3 चाहिए और दूसरा 7th रैंक के मॉन्स्टर का कोर और वो भी स्कॉर्पियन डीमन बीस्ट का जिसके बारे में बस लोगों ने सुना हुआ है, किसी ने देखा भी नहीं है उसे क्योंकि जब कोई भी डीमन 7th रैंक पे पहुंच जाता है तो वो ह्यूमन बॉडी के अंदर ट्रांसफॉर्म कर सकता है। और यहाँ पे हम बात करें तीसरे इंग्रेडिएंट की तो उसके तो क्या ही कहने जिसके बारे में तो आज तक मैंने कभी सुना ही नहीं है। तो अब तुम ही बताओ कैसे मैं इन सभी इंग्रेडिएंटों का इंतजाम करूंगी और ये मैं कैसे पिल बनवाऊंगी और मेरी कैसे बॉडी कंट्रोल होगी। तो स्विंतिकन बोलते तुम्हें इतनी ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मैं हूं ना, मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा। और साथ ही जो पहली चीज है 3 हेवनली फ्लेम उसकी तुम्हें बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी चाहिए क्योंकि उसका इंतजाम ऑलरेडी मैंने कर रखा है। ये सुनकर लिटिल फेट डॉक्टर एकदम से शॉक हो जाती है और बोलती ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई भी इंसान 3 हेवनली फ्लेम को अपनी बॉडी के अंदर रख पाए। तो ये सुन के जियान बोलता कोई कोई क्या करने में लगी हुई हो, बगल में छोरा गाँव में ढिंडोरा वो बंदा मैं ही हूँ। और अपनी ग्लेस फ्लेम को बाहर निकाल लेता है और उसे डिफ्यूज करने लगता है जिस वजह से उसके एक हाथ में आ जाती है ग्रीन लोटस फ्लेम तो दूसरे हाथ में आ जाती है फॉलन हार्ट फ्लेम। और साथ ही जो जियान के माथे में जो सीन लगी होती है मास्टर की वो भी चमकने लगती है और वहाँ से आ जाती है बोन चिलिंग फ्लेम। और जब लिटिल फेट डॉक्टर 3 हेवनली फ्लेम को देखती तो वो काफी ज्यादा खुश हो जाती है और बोलती है अच्छा तो ये बात है जो तुम डाउजोंग लेवल की वॉरियर को पेलने में लगे हुए थे। और साथ ही चलो हमारे पास 3 हेवनली फ्लेम तो है पर बाकी वो दोनों चीजें मिलना भी तो बहुत ही ज्यादा मुश्किल है क्योंकि एक का तो मैंने नाम ही नहीं सुना और दूसरे को ढूंढना बहुत मुश्किल है। तो जिन बोलते
तुम्हें ऐसे हिम्मत नहीं आनी चाहिए, और वैसे मैं हूं ना तुम्हारे साथ, मैं हेल्प करूंगा इनको ढूंढने में तुम्हारी। तो ये सुनते लिटिल फेरी डॉक्टर होती है ठीक है, और वो इसको वापस जियान को दे देती है और एक जेट का पीस को बाहर निकालती है और जियान को दे देती है और बोलती है जब तुम चुएन एम्पायर के ऊपर हमला करने के लिए आओ तब इस जेट के पीस को तोड़ देना, जिससे मुझे पता चल जाएगा और मैं वहां से पतली गली से निकल लूंगी। तो जियान उस जेट के पीस को ले लेता है और अपनी स्पेस स्टोरिंग के अंदर रख लेता है, और फिर जो लिटिल फेरी डॉक्टर होती है वो वहां से जाने लगती है। पर तभी वो रुक जाती है और जियान से बोलती है क्या तुम मुझे इस तरीके से देखने के बाद तुम अभी भी मुझे अपनी पुरानी लिटिल फेरी डॉक्टर नहीं समझते हो? तो ये सुनते ही थोड़ी देर के लिए चुप हो जाता है और बोलता है आज भी मैं तुम्हारे लिए वही पुराना वाला जियान हूँ, और तुम भी मेरी पुरानी वाली लिटिल फेरी डॉक्टर ही हो, और इसलिए तुम आज भी मेरे लिए पुरानी वाली दोस्ती हो। ये सुनकर जो लिटिल फेरी डॉक्टर होती है वो खुश हो जाती है और वहाँ से चली जाती है, और फिर जियान और केन मेडुसा वहाँ से जाने लगता है। तभी केन मेडुसा जियान से बोलती है कहीं ये लड़की हमें बेवकूफ तो नहीं बना रही, क्योंकि जब हम लोग उन लोगों को मारने के लिए जा रहे होंगे तब हमारे जियो एम्पायर के अंदर कोई भी नहीं होगा जो इसका सामना कर पाए, तभी आकर जियो एम्पायर के ऊपर हमला कर दे। तो ये सुन के जियान बोलता है अरे मेरी माँ चुप हो जा तू, मुझे पता है तेरे लिए इसके ऊपर विश्वास करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है, पर मुझे इसके ऊपर पूरा विश्वास है कि ये मुझे धोखा नहीं देगी। तो ये सुन के केन मेडुसा चुप हो जाती है और फिर वो दोनों चुपचाप वहाँ से आने लगती है। पर तभी केन मेडुसा के पेट में चूहे दौड़ने लगती है और वो जैसे कुछ बोलना चाह रही होती है पर वो बोल नहीं पा रही होती शर्म के मारे, पर वो थोड़ी हिम्मत जुटाती और जियान से बोलती है तुम्हें मेरे स्नेक सेक चलना है क्योंकि मेरे स्नेक सेक के कुछ एल्डर्स तुमसे मिलना चाहते हैं। तो ये सुनते जियान एकदम से शॉक हो जाते हैं और बोलते वो क्यों मिलना चाहते हैं मुझसे? तो केन मेडुसा बोलती कि मेरे स्नेक सेक के पास कुछ सीक्रेट तरीके की टेक्निक है जिससे वो मेरी बॉडी के अंदर जो भी 3-5 हो रही होती है उसके बारे में वो पता कर लेती है। इस वजह से फॉलन आर्ट फिल्म लेते बीच हमारे बीच में जो कुछ हुआ तो उसके बारे में उन लोगों को सब कुछ पता चल चुका है। ये सुनते जियान के एकदम से तोते उड़ जाते और बोलते क्या बोल रही हो तुम, अब वो मेरे साथ क्या करेंगे? और जब केन मेडुसा जियान को डरा हुआ देखती तो वो अपने मन ही मन हंसने लगती है और बोलती है मेरी स्नेक सेक्ट के पुराने रूल्स के अकॉर्डिंग कोई भी ऐसा कुछ करता है तो उसे सजा के तौर पर 10,000 स्नेकों से कटाया जाता है और फिर उसके टुकड़े करके जंगल में फेंक दिए जाते हैं। ये सुनते जियान एकदम से डर जाता है और बोलता है ये किस तरीके का सेक्ट है जिसके किसी भी लोगों को प्यार से बात करनी ही नहीं आती है, और ये सब मेरे साथ करना कोई जरूरी है क्या? क्योंकि अब तुम जानती हो कि मैं यान अलायंस का लीडर हूँ, और अगर मेरे साथ कुछ ऐसा होता है तो फिर मेरा यान अलायंस और तुम्हारे स्नेक सेक्ट के बीच में दुश्मनी हो जाएगी और ये तुम लोगों के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। तो ये सुन के केन मेडुसा बोलती तो यही बात है तुम मेरे स्नेक सेक्ट के एल्डरों से बोल देना, और जियान इन सभी के बारे में सोच सोच के परेशान हो जाता है और चिल्लाते हुए बोलते हैं अरे यार मैं कहाँ फंस गया यार, क्या ही मुसीबत मोल ले ली मैंने। और केन मेडुसा बोलती अब कुछ नहीं हो सकता और मैं तुम्हें कल लेने के लिए आऊंगी, इस वजह से कोई भी रीजन नहीं चाहिए मुझे ना जाने का। और जियान अपना सर पकड़ लेता है और वहाँ से जाने लगता है, और तभी केन मेडुसा को फिर से कुछ जियान से बोलना होता है। तभी वो जियान से बोलती है अब तुम्हें मेरे लिए सोल रिकवरी पिल को बनाने की कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि जो हेवी सोइलिंग पाइथन की फीलिंग्स थी अब वो बहुत ही ज्यादा कम हो चुकी है। तो ये सुनते जियान डरते हुए बोलते क्या तो फिर तुम मुझे मार डालोगी? तो ये सुनते केन मेडुसा बोलती अगर मुझे तुम्हें मारनी होता तो मैं तुम्हें कब की मार चुकी होती, तो वो भी जिंदा नहीं होते। ये सुनते जियान एकदम से रिलैक्स हो जाते और बोलते फाइनली ये मेरी जिंदगी की बड़ी मुसीबत खत्म हुई। और फिर जियान बोलता केन मेडुसा एकदम सही बोल रही क्योंकि अब तो मास्टर भी नहीं है, इसलिए वो जब चाहती वो मुझे तब मार सकती थी, जहाँ तक कि मैं अभी के लिए काफी ज्यादा पावरफुल हो गया हूँ। पर केन मेडुसा अभी भी चाहे तो मुझे अभी भी मार सकती है क्योंकि उसके सामने मेरी अभी भी कोई औकात नहीं है। और फिर वो दोनों चुपचाप वहाँ से जाने लगते जहाँ पर केन मेडुसा बोलती कि मैं कल कोई भी रीजन नहीं सुनूंगी, तो मैं मेरे क्लैन कल चलना ही होगा। और इसी के साथ ये फर्स्ट पार्ट यहीं पे खत्म हो जाता है और इसका जो सेकंड पार्ट आने वाला है वो आएगा मेरे सेकंड चैनल क्यूट लव फेरीलैंड पर, जहाँ पर जियान जाएगा अपनी ससुर, और जहाँ पर जियान की जो सास है वो काफी ज्यादा भड़की हुई है और साथ ही वो जियान को बताएंगे कि वो बन चुका है बाप। इसलिए इसका जो नेक्स्ट पार्ट होने वाला है वो भी काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, इसलिए इस वीडियो को दबा के लाइक करिए। मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को बहुत सारा प्यार।